हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड एकेडमी। सो आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन में आज हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं साइंस चैप्टर को। साइंस में जैसे कि आपसे एक टॉपिक पूछा जाता है, हमारे आसपास का वातावरण, भौतिक व रासायनिक परिवर्तन, कार्बन के अपर रूप और हाइड्रोकार्बन के बारे में, राइट। सिलेबस यदि मैं आपको दिखाऊं तो सिलेबस में आप देख सकते हैं साइंस के बात हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। साइंस के अंदर क्या क्या चीज़ें कंप्लीट हो चुकी है, अगर स्टार्टिंग से भी बात करें, ठीक है, थोड़ा सा सिलेबस का डिस्कशन हो जाए ताकि आपको आइडिया रहे कि क्या क्या चीज़ें हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। हमने ब्रह्मांड चैप्टर को स्कीप करा है क्योंकि ये मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम के पास आने पर थोड़ा सा चीज़ें क्लियर करवा दूंगी, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है, हम लोग कंप्लीट कर लेंगे और वही आपका रिविजन भी हो जाएगा। मापन कर चुके हैं, पदार्थ की अवस्थाएं हो चुका है, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं बात करें, भोजन व स्वास्थ्य हो चुका है। ये वाला टॉपिक आपका बचा हुआ है अभी, है ना। ये पूरा आपका बायो है, तो बायो एक साथ हो जाएगा आपका। बल, गति व दाब, कार्य ऊर्जा, ठीक है, और ताप व ऊष्मा, जैसे कि आज मॉर्निंग में ही हुआ है, ठीक है। तो ये ताप और ऊष्मा आपका हो गया है। उसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट बात करें, ताप और ऊष्मा के बाद यदि हम लोग देखें, हमारे आसपास का वातावरण, भौतिक व रासायनिक परिवर्तन, कार्बन व अपरूप, कार्बन के जो अपर रूप होते हैं और हाइड्रोकार्बन। तो ये चीजें आज के सेशन में हम लोगों को कवर करनी है। उसके बाद नेक्स्ट दो टॉपिक जो आएंगे, दो सेशन आपके प्रकाश के ऊपर और एक ध्वनि के ऊपर हो जाएगा। ये एक दिन में आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद एक दिन इसका लगेगा और एक दिन इसका, और नेक्स्ट हम लोग पर्यावरण को कंप्लीट कर लेंगे। बेसिकली पर्यावरण अपने आप में बहुत बड़ा है। पर्यावरण की ऑलरेडी सारी क्लासेस जो है ईवीएस सेशन करके अपलोडेड है ना। और अगर आपने वर्ग 3 के अंदर ईवीएस पढ़ा है तो वो पूरी चीजें वापस से आपके यहाँ पर पूछी जाएगी, ठीक है। इन्होंने डिटेल में नहीं दिया है, बट पर्यावरण में वही सारी चीजें आती है जो आप वहां पर पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो वो सारी चीजें आपको पढ़नी है, तो आपके पास यदि एक्स्ट्रा टाइम बच जाए तो वहां से वीडियोस देखना आप स्टार्ट कर दें, ठीक है। बाकी हम लोग बाद में इसको कवर कर लेंगे। तो आज हमें पढ़ना है हमारे आसपास का वातावरण, भौतिक व रासायनिक परिवर्तन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस से। इससे पहले आप एक बार से देख लीजिए, जितने भी स्टूडेंट को अभी तक डाउट आ रहा है कि साइंस का कोर्स क्या है, कैसे बाय करना है, तो इसके ऊपर एक वीडियो अपलोड किया गया है कि एक्चुअल में जो कोर्स है वो किस तरीके का दिख रहा है, क्या क्या कंटेंट इसके अंदर है। जैसे मैं यहाँ पर आपको सारी चीजें लिख भी दूं, फिर भी आपको यदि डाउट आता है ना, कि क्या क्या चीजें हैं, तो 8 मॉक टेस्ट इसके अंदर प्रोवाइड किए जाएंगे, फुल लेंथ 150 नंबर वाले। 8 वो जो आपके अलग से जो टेस्ट हैं, 8 नहीं टोटल 10 टेस्ट होंगे जो पार्ट ए की तैयारी आपको अलग से करवाएंगे, है ना। 8 टेस्ट ये और 10 टेस्ट पार्ट ए वाले, टोटल इस तरीके से आपके 18 टेस्ट आएंगे इसके अंदर। टॉपिक वाइज 2500 एमसीक्यूज इसके अंदर प्रोवाइड किए जाने, जिससे आपकी न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने की स्पीड बढ़ेगी। क्लास 6 से लेकर 10 तक की एनसीईआरटी और 11th के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके सिलेबस में दिख रहे हैं आपको, वो चीज़ें इसके अंदर रहेगी। डेली जो यूट्यूब पर क्लासेस होती है उनका पीडीएफ वीडियो क्लासेस आपकी बनेगी इसमें। साइंस पेडागोजी की, साइंस पेडागोजी अपने आप में एक अलग ही चैप्टर है ना। तो साइंस पेडागोजी हम लोग पूरा कंप्लीट कर रहे हैं। इसकी वीडियो क्लासेस भी हम लोग प्रोवाइड करवा रहे हैं, क्योंकि साइंस पेडागोजी इतना जल्दी देखने से समझ नहीं आता है, ठीक है। तो साइंस पेडागोजी आपको कवर करवाया जाएगा इसके अंदर। और बाकी जो सीडीपी है ना, बेसिकली जो साइंस पेडागोजी है सीडीपी का मिक्सचर ही है, ठीक है। तो वो चीज़ें हम लोग आपको अलग से यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं साइंस टेस्ट सीरीज के अंदर, है ना। तो ये तैयारी आपकी पूरी यहाँ पर हो जाएगी। 120 नंबर का साइंस हम यहाँ से पढ़ रहे हैं, और 30 नंबर में स्पेसिफिक अगर मैं सीडीपी की बात करूँ 10 नंबर की, तो 6 PM सेशन पर हो रहा है। बाकी उसका भी अलग से कोर्सेज, क्लासेस, बुक्स वगैरह अवेलेबल है। अगर आप वो अपने घर पर मंगवाना चाहते हो आप मंगवा सकते हैं, ताकि आपका मेंस की भी तैयारी हो जाएगी, और साथ ही अगर आप कोर्स में जाना चाहते हैं तो आप कोर्स भी ले सकते हैं, ठीक है। चलिए अब बिना समय गवाए हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बीच में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। दिन प्रतिदिन जीवन में जितनी भी एक्टिविटीज हो रही है, जैसे लाइक बादलों का बनना, पानी का बर्फ या भाप के रूप में बदलना, मोमबत्ती का पिघलना, ये सारे परिवर्तन आप रोज देखते हो। इन परिवर्तनों में कुछ चीजों की अवस्था, आकार आदि में परिवर्तन होता है, या फिर कुछ चीजें ऐसी होती है जो कम्प्लीटली चेंज हो जाती है। जिस परिवर्तन में किसी पदार्थ के भौतिक गुण जैसे कि अवस्था, आकार आदि में परिवर्तन हो रहा है, तो उसको भौतिक परिवर्तन बोलते हैं, ठीक है। मतलब पूरा उसका शेप सब कुछ चेंज हो गया है ना। तो वो हम लोग जैसे कि ठोस से द्रव में, द्रव से गैस में ऐसे परिवर्तित हो रही है, या फिर आकार बड़ा था, है ना, छोटा हो गया, इस प्रकार से कोई भी चेंजेस हो रहे हैं, फिजिकल चेंजेस होते हैं। केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, जिस परिवर्तन में एक पदार्थ से नए पदार्थ या पदार्थों का निर्माण हो जाता है, मतलब कुछ नया ही बन जाता है। दूध से दही बन गया, मतलब कंप्लीटली स्ट्रक्चर उसकी चेंज हो गई, तो वो किस प्रकार का परिवर्तन होगा, वो होगा हमारा यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। चलो अब 1 बाय 1 करके डिस्कस करते चलते हैं। भौतिक परिवर्तन, फिजिकल चेंजेस, इसमें किसी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है,
ठीक है, यह एक प्रकार से अस्थायी प्रोसेस होती है। अगर आप वापस चाहें तो उसको फिर उस स्टेट के अंदर लेकर आ सकते हैं। इस परिवर्तन में पदार्थों को उनके वास्तविक रूप, अवस्था आदि में परिवर्तित किया जा सकता है, यानी कि ये प्रतिवर्ती होते हैं, वापस से उसी शेप में, उसी आकार, उसी अवस्था में आ जाएंगे। इसमें बहुत ही कम ऊष्मा या प्रकाश बाहर निकलता है या फिर अवशोषित होता है। इसमें गंध नहीं होती है। जस्ट लाइक मोम का पिघलना, बादलों का बनना, कपड़ों का फटना, रबर बैंड का खिंचना, मक्खन का पिघलना, बल्ब का जलना, पानी या बर्फ का भाप बनना, शीशे का पिघलना, कागज का फटना, पानी में नमक या चीनी का घुलना आदि ऐसे परिवर्तन हैं जो कि क्या कहलाते हैं, फिजिकल चेंजेस कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं केमिकल चेंजेस की। तो इसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है, ये स्थायी होगा, एक कुछ नया ही पदार्थ मिलेगा। अब मैं आपको बोलूँ कि ये दही है, इसको दूध बनाकर दिखाओ, तो क्या आप बना पाओगे? क्या नहीं बना पाओगे। ठीक है, क्योंकि इसमें एक नया पदार्थ बन चुका है। ये स्थायी होता है, ये परमानेंट होता है। यह परिवर्तन में पदार्थों को उनके वास्तविक रूप, अवस्था आदि में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, यानी कि अप्रतिवर्त, इरिवर्सिबल होते हैं, मतलब आप इनको रिवर्स नहीं कर सकते हो। इसमें ज्यादा मात्रा में ऊष्मा या प्रकाश बाहर निकलता है या फिर अवशोषित होता है, और इसमें गंध निकलती है। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है केमिकल चेंजेस की। जस्ट लाइक मोमबत्ती का जलना, ठीक है, मोमबत्ती के अंदर जो धागा होता है वो जल रहा है, तो आप उसको वापस प्राप्त कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। पटाखों का फटना, दही का जमना, लोहे पर जंग लगना, अगरबत्ती का जलना, जीवों का बड़े होना, भोजन का पकना, पचना और सड़ना, मैग्नीशियम के फीते का जलना, कोयले और लकड़ी का जलना, कागज का जलना। एक तो कागज का फटना फिजिकल चेंजेस है, कागज का जलना केमिकल चेंज है। ये सारे के सारे रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, किसी पदार्थ में दोनों परिवर्तन एक साथ होते हैं, जैसे कि मोमबत्ती। हाँ, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो नोट करके लिखी हुई है। और आगे आने वाली 2 टॉपिक ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बेसिक छोटा बच्चा भी होता तो वो भी क्लास 7th में पढ़ के बता देता। क्लास 7th NCERT का ये चैप्टर है ना, भौतिक व रासायनिक परिवर्तन करके, तो वो यहाँ तक वो बता सकता है। इसके आगे की चीजें जो है थोड़ी समझने वाली होती है, कि एक ऐसा पदार्थ जिसमें भौतिक परिवर्तन भी दिखे और रासायनिक परिवर्तन भी दिखे। तो किसी किसी पदार्थ में दोनों परिवर्तन एक साथ होते हैं, जैसे कि मोमबत्ती को जलने पर मोम का पिघलना, है ना, भौतिक परिवर्तन है। मोम पिघल गया, भौतिक परिवर्तन है, रिवर्सिबल है क्योंकि वापस से मोम बन जाएगा, है ना। पर मोमबत्ती के धागे का जलना अपने आप में एक रासायनिक परिवर्तन होता है। रोटी को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना भौतिक परिवर्तन है, लेकिन रोटी खाली पेट में चली गई और आप उसको पचा रहे हैं, डाइजेस्ट कर रहे हैं, तो वो केमिकल चेंजेस है। ठीक है, ऐसे और क्या क्या चीजें हो सकती है देखो, है ना, जैसे कि लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग लगना एक केमिकल चेंजेस है, रासायनिक परिवर्तन है। जब लोहे की वस्तु को खुले में छोड़ दिया जाता है तब उसके ऊपर भूरा रंग का पदार्थ इकट्ठा होने लग जाता है, जिसको हम लोग रस्ट जंग बोलते हैं। जंग लगने से लोहे का वजन भी बढ़ जाता है। जंग लगने के लिए अनिवार्य तत्व क्या होते हैं? ऑक्सीजन और नमी होते हैं, है ना। एक तो ऑक्सीजन क्योंकि वायुमंडल में प्रेजेंट होता है, और साथ ही नमी होती है ना। अगर नमी ज़्यादा होगी तो जंग जो है बहुत ज़्यादा लगती है। जैसे कि हमारे कुछ टूटे फूटे बर्तन थे, लोहे के बर्तन या लोहे का सामान, हमने उसको फेंक दिया। अब बारिश वगैरह हो रही है तो आप देखेंगे कि बहुत जल्दी वो उस पर जंग जम जाती है। जंग से बचाने के लिए लोहे की वस्तुओं को पेंट किया जाता है, या फिर क्रोमियम या जिंक जैसे धातुओं की परत चढ़ाई जाती है। लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को यशद लेपन यहाँ पर कहा जाता है। जैसे कि जिंक की परत चढ़ाने से उस पर जंग नहीं लगती है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब देखो क्या डिफरेंस होता है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के अंदर। रासायनिक परिवर्तन से बनने वाले पदार्थ रासायनिक गुणों तथा संगठन में प्रारंभिक पदार्थ से पूर्णतया भिन्न होते हैं, लेकिन भौतिक परिवर्तन में पदार्थ में केवल भौतिक गुण जैसे अवस्था, रंग, गंध आदि में परिवर्तन होता है। सामान्यतः परिवर्तन पदार्थ पुनः प्राप्त नहीं वॉइस क्लियर है। सामान्यतः प्रारंभिक पदार्थ पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हो, लेकिन भौतिक परिवर्तन में आप उसको पुनः प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, यह परिवर्तन स्थायी होता है, यह परिवर्तन आपका यहाँ पर अस्थायी होता है। इसमें नए पदार्थ का निर्माण हो जाता है रासायनिक में, लेकिन इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है ना। जैसे लोहे पर जंग लगना और बर्फ का जल जल का वाष्प में और परिवर्तित होना एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है, फिजिकल चेंज है। ठीक है, क्लियर हो गया डिफरेंस क्या है इन दोनों के बीच में। चलिए अब आता है मेन पॉइंट, वो तो भौतिक रासायनिक परिवर्तन वाली चीजें क्लियर हो गई। अब पढ़ते हैं जहां से आपको लगेगा कि हाँ केमिस्ट्री पढ़ रहे, क्योंकि अभी तक तो आप पढ़ रहे थे फिजिक्स, है ना। अब थोड़ी केमिस्ट्री वाली चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि आएगी चीजें, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आएगा। फिजिक्स आपका डन है, हमने करवा दिया है, केमिस्ट्री हम लोग कर रहे हैं, और इसके बाद जो आएगा वो बायो हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, चलिए कार्बन के अपर रूप के बारे में बात करते हैं। आवर्त सारणी में उपवर्ग 4a के अंदर इसको रखा गया है। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? C से रिप्रेजेंट करते हैं। परमाणु संख्या कितनी होती है इसकी? 6 होती है, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, है ना। 6th नंबर पर आता है, तो परमाणु संख्या कितनी है? 6 है।
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप इसका देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 4 है, क्योंकि इसके अपर रूप पढ़ेंगे हम हीरा के बारे में, ग्रेफाइट के बारे में, इनके बारे में पढ़ेंगे, तो इसके कार्बन की आपको पूरी जानकारी होना चाहिए, तभी आप इसके अपर रूप जान पाओगे। ठीक है, किसी तत्व के 2 या 2 से अधिक रूप जो गुणधर्म में एक दूसरे से पर्याप्त भिन्न है, जैसे आप देखो ग्रेफाइट और हीरा बिल्कुल अपोजिट चीज है, लेकिन बने किससे? कार्बन से बने, तो वही क्या है? कार्बन के अपर रूप है। किसी तत्व के 2 या 2 से अधिक रूप जो गुणधर्म में एक दूसरे से पर्याप्त भिन्न होते हैं अपर रूप कहलाते हैं, तथा इस गुण को अपर रूपता कहते हैं। ठीक है, डेफिनेशन क्लियर हो गई है ना। कार्बन प्रकृति में विभिन्न अपरूपों में पाए जाते हैं, इसके भौतिक गुणधर्म व व्यवहार भिन्न भिन्न हो सकते हैं। कार्बन मुक्त अवस्था में हीरा, ग्रेफाइट तथा कोयले के रूप में पाया जाता है। प्रकृति में आपको हीरा, ग्रेफाइट, कोयला मिल सकता है। कार्बन वर्ग के तत्वों में लेड को छोड़कर सभी तत्व जो है अपर रूपता का गुण प्रदर्शित करते हैं, मतलब लेड जो है एक एक्सेप्शनल केस, आप इसको कार्बन का यहाँ पर मान सकते हैं, अपर रूपता का यहाँ पर मान सकते हैं। ठीक है, क्रिस्टलीय अपर रूप की बात करते हैं, वह अपर रूप जिसमें कार्बन परमाणु एक निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित रहते हुए एक निश्चित ज्यामिति से निश्चित बंधकोण का निर्माण करते हैं, क्रिस्टलीय अपर रूप कहलाते हैं। हम 2 चीजें पढ़ेंगे, क्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय अपर रूप क्या होते हैं, फिर इसके बीच में डिफरेंस भी देखना है। देखो ये चीज क्यों पढ़ रहे हैं इतनी ज्यादा डिटेल में, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है ना, तो कोई भी चीज जिसका प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है, दैट मीन्स कि वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वह अपर रूप जिसमें कार्बन परमाणु एक निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित रहते हैं, मतलब उसका पर्टिकुलर एक अपना ऐसा स्ट्रक्चर होगा, जस्ट लाइक वो पेंटागोनल हो सकता है, हेक्सागोनल हो सकता है, ऑक्टा हो सकता है, मतलब अपना एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है ना, एक निश्चित बंध में वो एक दूसरे से बंधे हुए हैं, क्रिस्टलीय अपर रूप कहलाते हैं। क्लियर है, जस्ट लाइक हीरा। अब ये देखो इसका प्रॉपर स्ट्रक्चर है हीरे का, है ना, कि कौन कहाँ से किस तरीके से बंधा हुआ है ना। तो हीरे में कार्बन का प्रत्येक कार्बन परमाणु के 4 अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ आबंधित होकर एक दृढ़ त्रिआयामी चतुष्फलकीय संरचना का निर्माण करता है। ये चीज अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है और आप समझ रहे हो, इससे एक क्वेश्चन बना हुआ है ना, ये जो मैंने यहाँ पर हाईलाइट किया हुआ है, 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ा रहता है, क्योंकि कार्बन का एक अणु अपने आप में क्या करता है, 4 अलग कार्बन परमाणुओं से जुड़ा रहता है। ये इसकी क्वालिटी है, किसकी? हीरा की। ठीक है, तो देखो हीरे में कार्बन का प्रत्येक परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से, यहाँ पर जैसे कि आप समझ रहे हो, तो एक इससे ऐसे स्ट्रक्चर निकलती है। ठीक है, आबंधित होकर एक दृढ़ त्रिआयामी चतुष्फल की संरचना का निर्माण करते हैं। ये कार्बन का अतिशुद्ध रूप होता है। इसमें कार्बन कार्बन के मध्य की जो दूरी है 1.54 एंगस्ट्रॉम होती है। आपको पता है, तो दूरी को हम लोग एंगस्ट्रॉम में व्यक्त करते हैं, तो 1.54 एंगस्ट्रॉम की इनके बीच में दूरी रहती है। ये विद्युत के कुचालक होते हैं। हीरा विद्युत का कुचालक है, वी ऑल नो, क्योंकि कार्बन की चारों संयोजकताएं जो है 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ी रहती है, अतः इसमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, दैट मीन्स ये विद्युत का कुचालक है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, हीरे की संरचना में प्रबल सहसंयोजक बंधों का त्रिविम जाल होता है, अतः यह अत्यधिक कठोर होता है। हीरा अब तक का सबसे ज्ञात कठोर पदार्थ माना जाता है। हीरे का गलनांक 3843 केल्विन होता है। और कल का जो सेशन आपने देखा है, जिसमें हम लोगों ने ताप व ऊष्मा वाला, जिसमें हम लोगों ने केल्विन को फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, इसके बारे में सारा डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो मैं ये मानकर चल रही हूँ कि आपका ये वाला टॉपिक भी क्लियर है। कोयले की परतों पर चट्टानों का दाब पड़ने से हीरा जो है यहाँ पर पारदर्शक हो जाता है। शुद्ध कार्बन को अत्यधिक उच्च दाब एवं उच्च ताप पर उपचारित करके हीरे को संश्लेषित किया जा सकता है। हीरे के भार को कैरेट के रूप में व्यक्त किया जाता है। एक कैरेट में 200 मिलीग्राम वजन होता है। ठीक है, एक कैरेट अगर मैं आपको कन्वर्ट करने को बोलूं कि एक कैरेट आप बोल रहे हो, तो जरा इसको कन्वर्ट करके दिखाओ, तो 1 कैरेट इज इक्वल टू 200 मिलीग्राम। ठीक है, क्लियर है? चलिए, हीरे के गुण बताइए, हीरे के क्या क्या गुण होते हैं। तो खदानों से प्राप्त प्राकृतिक हीरे में चमक नहीं पाई जाती है। तराशने तथा पॉलिश करने के बाद उसमें विशेष चमक उत्पन्न करी जाती है। ठीक है, यह चमक हीरे के भीतर प्रकाश के कई बार परावर्तन के कारण उत्पन्न होती है। यह रंगहीन पारदर्शी क्रिस्टलीय ठोस है। अशुद्धियों के कारण हीरों में विशेष रंग पाए जाते हैं, है ना। दृढ़ संरचना के कारण इनका घनत्व 3.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब होता है। दृढ़ एवं भंगुर ये चीज़ रहती है, अर्थात चोट मारने पर छोटे छोटे टुकड़ों में ये टूट जाएगा, मतलब बहुत ही ज़्यादा रिजिड दृढ़ ये होता है। अगर मैं इस पर मारूंगी हथौड़े की तो ये टूट जाएगा। ठीक है, इलास्टिक बल जो होता है, इनकी इलास्टिसिटी नहीं होती है। ठीक है, विद्युत का ये कुचालक होता है, अर्थात इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं की जा सकती है।
ठीक है। ऊष्मा का ही अच्छा चालक है, विद्युत का कुचालक है लेकिन ऊष्मा का ही अच्छा चालक होता है, इसमें ऊष्मा प्रवाहित होती है। और वायु की अनुपस्थिति में उच्च ताप पर लगभग 3500 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर यह सीधे ठोस से वाष्प में बदल सकता है। वायु के, हालांकि ऐसा कोई करेगा नहीं, बट एक कंडीशन है, ध्यान रखना, कोई हीरे को वाष्प में परिवर्तित करना चाहेगा, राइट। वायु की उपस्थिति में उच्च ताप पर गर्म करने पर CO2 गैस बनती है, ठीक है। C+O2 कार्बन प्लस O2 CO2 बन जाएगी, ठीक है। हीरे का उपयोग, हीरे का कांच को काटने में कटर के रूप में आप हीरे का प्रयोग कर सकते हैं। चट्टानों एवं पत्थर काटने की मशीन में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। फोनोग्राम की सुई बनाने में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। कई रत्नों, आभूषण आदि के निर्माण में आप इसका प्रयोग यहाँ पर कर सकते हैं। देखो इससे कई सारे क्वेश्चन बने हुए हैं। आज तो मैंने कुछ 7 से 8 क्वेश्चन ही इस सेशन के अंदर लाए, बाकी सारी चीज़ें आपको PDF में मिल रही है, क्योंकि देखो इतना पॉसिबल नहीं है कि एक क्लास के अंदर हम लोग 40 से 50 क्वेश्चन कर पाए, क्योंकि हर एक टॉपिक आप देखेंगे ना तो अपने आप में कई सारे क्वेश्चन होते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। तो बाकी कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको PDF में प्रोवाइड कर रही हूँ, आप वहाँ से स्टडी करिएगा इस चैप्टर से रिलेटेड। आगे बढ़ते ग्रेफाइट के बारे में। ग्रेफाइट ग्रेफो शब्द से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है लिखना, टू राइट, ठीक है। ग्रेफाइट में कार्बन का प्रत्येक परमाणु कार्बन के 3 अन्य परमाणुओं के साथ एक ही तल में बनाते हुए षटकोणीय वलय संरचना बनाते हैं। अभी आपने देखा था कि जो हमारा हीरा था, है ना, त्रिविमीय चतुष्फल की संरचना थी, अभी आपने उसका स्ट्रक्चर देखा। अब देखो ये ग्रेफाइट है ना, ये ग्रेफाइट का ऐसा स्ट्रक्चर होता है। कोई भी एक चीज़ ले लो आप यहाँ से, ठीक है, इस प्रकार का स्ट्रक्चर रहता है और इस तरीके से ये अरेंज रहता है। क्लियर है? चलो अब थोड़ा सा थ्योरी पे आ जाओ, क्योंकि समझना आसान हो जाएगा। कहाँ पर थे हम लोग? ग्रेफाइट में कार्बन का प्रत्येक कार्बन के 3 अन्य परमाणुओं से जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। 3 अन्य परमाणु से आपने देखा था, हीरा किससे जुड़ा रहता है? 4 से, और ग्रेफाइट 3 अन्य परमाणुओं के साथ जुड़ा हुआ रहता है। एक ही तल में बनते हुए षटकोणीय वलय संरचना बनाते हैं। इसमें एक बंध द्विबंधी होता है, जिससे कार्बन की संयोजकता यहाँ पर पूरी हो जाती है। ग्रेफाइट की संरचना में षटकोणीय तल एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित होकर एक परत का निर्माण करते हैं। देख लो ये रहे षटकोणीय तल, षटकोणीय मतलब वही आपका हेक्सागोनल, है ना, जिससे बेंजीन बनती है, वैसा सब एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित रहते हैं। इससे कार्बन की संयोजकता भी आपकी पूरी हो जाती है। 2 परतों के मध्य दुर्बल बंध होने तथा उनके मध्य दूरी अधिक होने से एक परत दूसरी परत के ऊपर फिसल सकती है। यही कारण है कि ग्रेफाइट को आप शुष्क स्नेहक के रूप में भी यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। समझो, स्नेहक के रूप में भी हम लोग, ग्रीस के रूप में भी इसका प्रयोग यहाँ पर कर सकते हैं। आप चाहे तो इसका साइज देख लो यहाँ पर। ऐसे अगर अपन देखें तो 141.5 pm एक इसके बीच में का साइज होता है, ऐसे आप मान लो। और एक परत से दूसरी परत के बीच की अगर आप डिस्टेंस देखें तो 340 होती है, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं इसी के बारे में। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति एवं 2 परतों के मध्य स्थान होने के कारण ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है ना, विद्युत प्रवाहित करी जा सकती है। ग्रेफाइट काले धूसर रंग का मुलायम पदार्थ होता है। ग्रेफाइट चिकना फिसलनशील होता है या चमकीला पदार्थ होता है, ठीक है। ग्रेफाइट जो है प्रयोग अगर आप देखें तो पेंसिल में प्रयोग होता है, शुष्क स्नेहक के रूप में, इलेक्ट्रोड बनाने में काम आता है, लोहे की वस्तु को पॉलिश करने में काम आता है, और नाभिकीय परमाणु भट्टी में आप मंदक के रूप में इसका प्रयोग कर सकते हैं, मतलब उस प्रक्रिया को रोकने के लिए आप ग्रेफाइट का प्रयोग यहाँ पर कर सकते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आज के सेशन का, फुलरिन। फुलरिन की संरचना एक फुटबॉल की तरह होती है। अमेरिका के प्रसिद्ध वास्तुकार बकमिंस्टर फुलर के द्वारा इसका रिसर्च किया गया था, इसीलिए इसका नाम फुलरिन रखा गया। फुलरिन के अणु में 60 या 70 या अधिक कार्बन परमाणु भी पाए जा सकते हैं। C60 सर्वाधिक स्थायी फुलरिन है, जिसे बकमिंस्टर फुलरिन भी कहा जाता है। जो इन्होंने सर्च किया है इसी के नाम पर C60 सर्वाधिक फेमस फुलरिन है। कुछ इस तरीके का बोल के आकार का इनका स्ट्रक्चर है C60 का, ठीक है। आप इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर देखिए, कुछ इस तरीके का होता है। C60 की संरचना में 32 फलक पाए जाते हैं। टोटल आप देखेंगे तो इस तरीके से इसमें 32 फलक हैं, जिसमें से 20 फलक तो कितने हैं, ये बाहर के आपके षटकोणीय है ना। ये आप स्ट्रक्चर अगर समझ पा रहे हैं तो ये आपके षटकोणीय स्ट्रक्चर है, ठीक है। 1 मिनट में हाईलाइट कर देती हूँ। ये आपकी षटकोणीय हेक्सागोनल वाली स्ट्रक्चर होगी, ठीक है। अब आप देखिए बाहर से हम लोग चलते हैं, ठीक है। अब आप देखेंगे 20 फलक षटकोणीय होते हैं तथा 12 फलक जो होते हैं अंदर की साइड के जो होते हैं वो कितने होते हैं, हमारे पंचकोणीय होते हैं, मतलब 5 वाले, जैसे कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है 1 2 3 4 5। ये वाले जो हैं ये कितने, 12 ऐसे हैं जो पंचकोणीय हैं,
और 20 ऐसे हैं जो हेक्सागन में है। ठीक है, इसकी संरचना फुटबॉल के समान होती है, इसे बकी बॉल भी यहाँ पर बोला जाता है। इसके C60 का एक और नाम क्या है, बकी बॉल है। क्यों है? क्योंकि इसका स्ट्रक्चर फुटबॉल के समान है। कितने पेंटागन पाए जाते हैं? 12 पेंटागन पाए जाते हैं। कितने हेक्सागन पाए जाते हैं? 20 हेक्सागन यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, और ये जो है अपने कोवेलेंट बॉन्ड है। ठीक है, और ये कार्बन के एटम है, कार्बन के अणु हैं। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे बात करते हैं। C60 विद्युत का कुचालक होता है एवं इसमें कार्बन कार्बन बंध की लंबाई 1.40 एंगस्ट्रॉम होती है। फुलरीन गोल गुंबद के समान लगते हैं। क्या क्या प्रयोग है इसके? प्राकृतिक गैस के शुद्धिकरण में आप इसका प्रयोग कर सकते हो, आणविक बियरिंग बनाने में आप इसका प्रयोग कर सकते हो, उच्च ताप पर अतिचालक होने के कारण तकनीकी रूप से यह कार्बन का अत्यंत महत्वपूर्ण अपर रूप इसको यहाँ पर माना जाता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अक्रिस्टलीय अपरूप, अभी तक तो आप क्रिस्टलीय पढ़ रहे थे जिसमें फिक्स स्ट्रक्चर होता है कि हाँ कौन कहाँ पर स्थित होगा, कितने बॉन्ड या कैसे क्या चीज़ें पाई जाएगी। अब अक्रिस्टलीय अपरूप जिसका स्ट्रक्चर फिक्स नहीं होता है, जस्ट लाइक कोल हो गया, कोक हो गया, कास्ट चारकोल हो गया, जंतु चारकोल हो गया, काजल हो गया, गैस कार्बन हो गया, ये अक्रिस्टलीय अपरूप होते हैं। अगर आप डिफरेंस देखना चाहें तो देख सकते हैं। वह अपरूप जिसमें कार्बन परमाणु एक निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित रहते हुए एक निश्चित ज्यामिति से निश्चित बंधकोण का निर्माण करते हैं, क्रिस्टलीय अपरूप कहलाते हैं। कार्बन के वह अपरूप जिनमें कोई निश्चित ज्यामिति और बंधकोण नहीं पाया जाता है, अक्रिस्टलीय अपरूप यहाँ पर कहलाते हैं। ठीक है, अब मैं कुछ क्वेश्चन आपको, अच्छा एक डिफरेंस क्लियर हो गया ना, कोई निश्चित ज्यामिति नहीं, कोई बंधकोण नहीं, कुछ ऐसा फिक्स नहीं होता है, वो सारे अक्रिस्टलीय होते हैं। ठीक है, अब मैं कुछ क्वेश्चन यहाँ पर करवा रही हूँ, बाकी आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, एक डायमंड में प्रत्येक कार्बन परमाणु में, डायमंड बोले तो हीरा है ना, तो अभी आपने देखा था कितने बॉन्ड होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है, तो मतलब इसमें ऑप्शंस पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, 3 चीजें ही आपको याद रखनी है ना। कार्बन में एक तो डायमंड के बारे में, एक ग्रेफाइट के बारे में, और एक जो हमने फुलरीन पढ़ा उसके बारे में। एक डायमंड में प्रत्येक कार्बन परमाणु जो है अन्य 4 कार्बन परमाणुओं के साथ क्या होता है? सहसंयोजित होता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। कार्बन का अपरूप कौन नहीं है? तो हमने पढ़ा हीरा है, ग्रेफाइट है और फुलरीन है। तो कौन नहीं है यहाँ पर? सिलिकॉन इसका अपरूप नहीं है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विभिन्न रूपों में मौजूद हो सकता है? सिलिकॉन, पोटेशियम, कार्बन, मैग्नीशियम। अपने आप में सब तत्व है, लेकिन कार्बन जो है अलग अलग तत्वों में, क्योंकि इसके अपरूप पढ़ रहे हैं तो कार्बन अलग अलग रूपों में प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, कार्बन का निम्नलिखित में से कौन सा अपरूप धातु कर्म में अपचायक के रूप में प्रयोग किया जाता है ना? अपचायक के रूप में कार्य कौन करता है? कार्बन का कौन सा अपरूप? कोक, कार्बन ब्लैक, चारकोल और ग्रेफाइट। तो कोक काम करता है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा कि कोक एक प्रकार का अक्रिस्टलीय रूप है कार्बन का। ये हम लोग अपचायक के रूप में इसका प्रयोग कर सकते हैं। कैसे, वो भी देख लो, है ना, ये भी अपने आप में एक टॉपिक है। कोक में मुख्यतः कोयले के प्रबंधन आसवन में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। यह कोयले से प्राप्त किया जाने वाला एक ठोस ईंधन होता है। इसमें लगभग 80 से 85% का कार्बन पाया जाता है। कोक का प्रयोग धातु अयस्कों से धातु को निकालने के लिए एक एजेंट के रूप में, एक अपचायक के रूप में करते हैं। कोक के प्रयोग से जल एवं प्रोड्यूसर गैस जैसे गैसीय ईंधन भी बनाए जाते हैं। कोक का ऊष्मीय मान कोयले के ऊष्मीय मान से कई ज़्यादा अधिक होता है, तो ये बहुत फायदेमंद चीज़ यहाँ पर होती है। तो इसका प्रयोग हम लोग यहाँ पर अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छा स्नेहक हो सकता है? हीरा चूर्ण, ग्रेफाइट चूर्ण, गलित कार्बन या कार्बन और लोहे की मिश्र धातु। हमने देखा था एक सबसे अच्छे शुष्क स्नेहक के रूप में आप किसका प्रयोग कर सकते हैं? ग्रेफाइट का प्रयोग कर सकते हैं, तो बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। कार्बन का वह रूप जिसे ग्रेफाइट कहा जाता है जो हीरे से अधिक कठोर होता है। हीरे की अपेक्षा कार्बन की अधिक प्रतिशतता वाला होता है। हीरे की अपेक्षा बेहतर विद्युत का चालक होता है। सभी दिशाओं में कार्बन से कार्बन की समान दूरी वाला होता है। कार्बन का वह अपरूप जिसे ग्रेफाइट कहा जाता है, तो हम लोग बोल सकते हैं हीरे की अपेक्षा बेहतर विद्युत का ये चालक होता है, क्योंकि हीरा तो नहीं होता है विद्युत का चालक, वो तो ऊष्मा का चालक होता है ना। तो ग्रेफाइट की क्या कैरेक्टरिस्टिक है ना, क्योंकि सबसे कठोर तो हीरा है। ठीक है, सबसे कठोर तो हीरा है, तो ये तो नेगेटिव हो गया ग्रेफाइट को लेकर। हीरे की अपेक्षा कार्बन की अधिक प्रतिशतता, तो हमने देखा है कार्बन का हीरा जो है कार्बन का सबसे शुद्ध रूप होता है, तो सबसे शुद्ध वो है, दैट मीन्स उसमें परसेंटेज भी ज़्यादा होगा। सभी दिशाओं में कार्बन से कार्बन की समान दूरियां चलने वाला होता है। ग्रेफाइट नहीं, ये तो फिसलनदार होता है। अभी जस्ट आपने कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी, तो क्या चीज़ आपको सही लग रही है कि हीरे की अपेक्षा बेहतर विद्युत का चालक इसको माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए। सीसा पेंसिल के निर्माण में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है?
है ना। पेंसिल अगर आपको निर्माण करना है तो आप किसका प्रयोग करेंगे, ग्रेफाइट का प्रयोग करेंगे। भी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो ये कुछ क्वेश्चन मैंने यहाँ पर करवाए, बाकी सारे क्वेश्चन मैंने आपको पीडीएफ में 2 दिन पहले ही प्रोवाइड करवा दिए थे। तो वहाँ से आपको क्लासेस आने से पहले पीडीएफ आ जाती है ना, क्योंकि वो पहले प्रिपेयर हो जाती है। तो जितना जल्दी हो सके अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो उनसे भी पहले आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ताकि क्लास में आकर जस्ट एक आपका रिवीजन हो जाए। तो ये तरीका भी आप अपना सकते हैं, ये भी एक अच्छा ऑप्शन होता है। और यहाँ से पढ़ के पीडीएफ रीड कर रहे हो तो भी एक अच्छा रिवीजन हो जाएगा और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने को मिल जाएगी। दोनों ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं, जैसे भी आप यहाँ पर पढ़ना चाहें, ठीक है। और बाकी आपके पास बुक वगैरह कोई अवेलेबल है तो उसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस करें, ठीक है। चलिए, तो आज के सेशन को यहीं ओवर करते हैं। बाकी जितने भी स्टूडेंट न्यू हैं, अगर आप देखना चाहते हैं साइंस कोर्स में क्या क्या कंटेंट है, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में एक लिंक रखा हुआ है, उसको जाकर आप ओपन कर लीजिएगा। और अगर आप कोर्स को ही विजिट करना चाहते हैं डायरेक्टली, तो आप ऐप पर आइएगा, है ना। ऐप पर ग्लोबल वर्ल्ड एकेडमी ऐप पर आइएगा, उसका लिंक भी कमेंट बॉक्स में दिख रहा है, वहाँ से जाकर आप ऐप को विजिट कर लेंगे। और इसके अलावा फिर कोई डाउट रह जाता है तो आप व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर ऐप पर भी आप डायरेक्टली बात कर सकते हैं, ठीक है। तो सेशन को ओवर करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।